जय हिंद दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। और मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी। मैं आज आपके लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूं जो कि भारतीय संविधान को आप जब पढ़ते हो तो इसका इंपॉर्टेंस एक अलग प्रकार का है। आज हम पढ़ेंगे 42वां संविधान संशोधन विधेयक जो था उसमें किस प्रकार के बदलाव किए गए और 42वां संविधान संशोधन क्यों आया। मैं आपको बताता चलूं कि 42वां जो संविधान संशोधन था वो एक मिनी संविधान के रूप में था, अर्थात इस 42वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में काफी बदलाव किए गए और यह सबसे विवादित संविधान संशोधन था। काफी इस पर विवाद हुए और 42वें संविधान संशोधन ने बहुत बड़े भाग को प्रभावित किया था। तो 42वें संविधान संशोधन की आज हम चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित सवाल लगभग हर एक एग्जाम में 42वें और 44वें संविधान संशोधन से देखने को मिलते हैं। तो एक क्लास 42वें संविधान संशोधन की होगी और एक 44वें संविधान संशोधन की होगी। तो आशा है आपको ये क्लास उपयोगी रहेगी। एक और निवेदन है कि जितने भी व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, उनको यदि क्लास पसंद आए तो उनमें आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। और जो भी नए हैं इस चैनल पे वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। फटाफट हम शुरुआत करते हैं कि इंटरेस्टिंग टॉपिक 42वां संविधान संशोधन की बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे कि आखिर 42वां संविधान संशोधन क्या था और उसमें क्या प्रावधान थे। एक एक चीज महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक चीज को आप देखते रहना, समझते रहना। देखो, 42वें संविधान संशोधन को पढ़ने से पहले मैं दो बात बता दूं कि 42वां संशोधन था उसकी पृष्ठभूमियां ऐसी बन गई थी, ऐसी पृष्ठभूमियों में ये लाया गया, ऐसे कारण पैदा हो गए थे जिसकी वजह से ये विवादित संविधान संशोधन लाया गया था। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या थी कि 42वें संविधान संशोधन की क्या पृष्ठभूमि थी। तो एक एक बिंदु को देखेंगे कि इसकी दो पृष्ठभूमियां महत्वपूर्ण थी। एक तो संसद और न्यायपालिका के मध्य विवाद की स्थिति। दो बिंदुओं में बताऊं तो एक पहला कारण था संसद और न्यायपालिका के मध्य विवाद की स्थिति और दूसरा था 1971 के इंदिरा गांधी का इलेक्शन। ये दोनों कारण इसकी पृष्ठभूमि में समझ सकते हैं। इन दोनों कारणों को समझने के लिए हम एक एक बिंदु को हम समझेंगे कि क्या क्या था। तो सबसे पहला बिंदु आता है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस 1967 में काफी महत्वपूर्ण, कई बार सवाल में से पूछे जाते हैं। गोलकनाथ केस 1967 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का हुआ था। ये 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि भाई संसद भी मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। याद रखना, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि मूल अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती। अब ये जब डिसीजन आया तो उस समय 42वां संविधान संशोधन था, उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी चाहती थी कि बहुत सारे अमेंडमेंट लाए जाए, संशोधन किए जाए, और ये कई संशोधन ऐसे थे जो मूल अधिकारों को प्रभावित कर रहे थे। अब इंदिरा गांधी एक तरफ चाह रही थी कि संशोधन हो मूल अधिकारों में, जबकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका था कि आप मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। तो यहां से विवादों की शुरुआत हुई 1967 में। 1967 में गोलकनाथ विवाद के बाद में दूसरा कारण रहा, इंदिरा गांधी ने 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उसमें उस समय 14 बैंक थे, राष्ट्रीय बैंक थे, उन सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अब इसकी अलग पृष्ठभूमि थी कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण क्यों किया, लेकिन एक कारण आप समझ सकते हो कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि बैंकों में जो पूंजी है वो पूंजी गरीबों की भलाई के लिए, गरीबी हटाओ का जो उस समय नारा था, उसके लिए इस पूंजी का उपयोग हो। अब जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो यह विवाद पैदा हुआ, क्योंकि डिसीजन पहले आ चुका था 1967 का। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद में ये विवाद हो गया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सकता, जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी। तो इस समय भी संसद और न्यायपालिका का विवाद की स्थिति पैदा हो गई। तीसरा जो बिंदु देखो आप, तीसरा बिंदु था कि इंदिरा गांधी राजाओं की प्रीवी पर्स को समाप्त करना चाहती थी। अब प्रीवी पर्स सीधा मूल अधिकारों से संबंधित था। प्रीवी पर्स का आपको मतलब पता होगा कि जब राजाओं का देश का एकीकरण किया गया था, रियासतों को देश में शामिल किया गया था, तो राजाओं से एक एग्रीमेंट था कि आपको प्रीवी पर्स दिया जाएगा, आपके खर्चे के लिए पैसे दिए जाएंगे। उसको आप सामान्य भाषा में समझ लो प्रीवी पर्स, पर्स में रखने के पैसे, खर्चे के पैसे। तो वो प्रीवी पर्स था। इंदिरा गांधी चाहती थी कि ये प्रीवी पर्स समाप्त हो और ये पैसा जनता के हित में काम में आए। लेकिन जब उन्होंने संसद में ये कानून बनाकर राजाओं का प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया तो सारे राजा मिलकर सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मूल अधिकारों में, गोलकनाथ केस के आधार पर मूल अधिकारों में आप संशोधन नहीं कर सकते। संपत्ति का मामला है, संपत्ति उस समय मूल अधिकार था। तो उस
की वजह से इसको रद्द कर दिया। उसके बाद में इंदिरा गांधी ने 26वां संविधान संशोधन करके इसको वापस हटा दिया। तो यहां भी आप देखोगे कि यहां भी न्यायपालिका और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के मध्य या संसद के मध्य, न्यायपालिका और संसद के मध्य विवाद की स्थिति थी। न्यायालय व संसद, इन तीनों मामलों में आप देखोगे के मध्य विवाद की स्थिति थी। तो यह भी एक पृष्ठभूमि थी। अगला कारण हम देखें तो 1911 सबसे मोस्ट इसको समझना आप कि ये तीनों मोस्ट है, लेकिन इसको एक मजेदार पॉइंट आता है कि 1971 में पहली बार इंदिरा गांधी ने मध्यावधि चुनाव, अब भारत के इतिहास में पहला मध्यावधि चुनाव हुआ था 1971 में, ये बात पॉइंट याद रखना, 1971 में पहला मध्यावधि चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी लोकसभा सदस्य के रूप में रायबरेली से उन्होंने चुनाव लड़ा और रायबरेली से उनके सामने एक सोशलिस्ट पार्टी के थे जिनका नाम था राजनारायण। याद रखना, एक थे राजनारायण। कौन सी पार्टी के थे? सोशलिस्ट पार्टी के। वो पहले भी चुनाव लड़ते थे और इस समय भी उन्होंने चुनाव लड़ा 1971 में। और जब रिजल्ट आया तो इंदिरा गांधी लगभग 1 लाख वोटों से राजनारायण से जीत गई। लेकिन उसके बाद में राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक केस दायर किया और यह कहा कि इस जो चुनाव था उसमें जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग हुआ है और वास्तव में ये नियम बना हुआ है कि चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता और यदि कोई व्यक्ति दुरुपयोग करता हुआ पाया गया तो उसकी सदस्यता निरस्त की जा सकती है। ये केस किया राजनारायण ने 1971 में। अब फिर क्या हुआ, 1971 में जब केस किया तो 12 जून 1975 को हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया और उस डिसीजन में एक महत्वपूर्ण जज थे जिनका नाम था जज जगमोहन सिन्हा। काफी स्ट्रिक्ट जज माने जाते हैं, काफी हार्ड डिसीजन देने वाले व्यक्ति थे, निडर व्यक्ति थे जगमोहन सिन्हा। याद रख लेना आप, जगमोहन सिन्हा। इंटरेस्टिंग, उन्होंने यह डिसीजन दिया कि वास्तव में 1971 के रायबरेली के चुनाव में इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, इसलिए उनकी सदस्यता निरस्त की जाती है। यह बहुत बड़ा फैसला था। अब यह जब फैसला आया तो यह भी कहा कि अब इंदिरा गांधी है वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। यह डिसीजन आने के बाद में इंदिरा गांधी सोच रहे थे कि अब क्या क्या होगी। उस समय कांग्रेस में कद्दावर नेता थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रह चुकी थी। उस समय बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी कि इंदिरा गांधी की जगह दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन जब बैठक हो रही थी, कई विद्वान कहते हैं कि जब बैठक हो रही थी उसी समय इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी उनके पास आए और उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालत में दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। यह स्थिति पैदा हो गई और डिसीजन यह हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाया जाए, क्योंकि 20 दिन का टाइम दिया गया था। 23 जून को यह केस वापस फिर कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट में चला गया और 23 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने, इंदिरा गांधी ने रोक लगाने की मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया। और उस समय जज थे वी.आर. कृष्ण अय्यर। उन्होंने इस मामले में रोक लगाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। और साथ ही 6 साल की जो बर्खास्तगी थी, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, इस डिसीजन पर रोक लगाने से मना कर दिया। अब इंदिरा गांधी के सामने बड़ी विकट समस्या आ गई। न तो इंदिरा गांधी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी और न सुप्रीम कोर्ट से पहले ही तनाव चल रहा था, तो स्थितियां थोड़ी सी और इन केसों से भी तनाव था और उसके बाद में और तनाव की स्थिति संसद और न्यायपालिका के मध्य पैदा हो गई। इसी दरमियान इंदिरा गांधी ने एक निर्णय लिया जो काफी विवादित रहा। आपातकाल लागू किया गया 25 जून 1975 को। याद रखना इस डेट को, 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया, जो कि 21 मार्च 1977 तक रहा ये आपातकाल। और उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ये फखरुद्दीन अली अहमद। ये भी मोस्ट, एक एक शब्द आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1975 में जो 25 जून को लगाया गया था, 23 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और 25 जून को उन्होंने मध्य रात्रि को, आधी रात को आपातकाल लगा दिया। उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा। उसके बाद में इस आपातकाल के दरमियान ही, आपातकाल चल रहा था देश में, इसके दरमियान ही भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया
जो कि 42वें विधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। इसको आप तिथियां याद रखने की जरूरत नहीं है। संशोधन की प्रक्रिया चली थी 2 नवंबर 1976 को लोकसभा ने इसको पारित किया, उसके बाद में 11 नवंबर को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, 11 नवंबर 1976 को, 76 की बात कर रहा हूं मैं। और इसकी शुरुआत की तिथि तय की गई कि इसके जो प्रावधान है वो लागू होंगे 3 जनवरी 1977 को। तो 42वें संविधान संशोधन की लागू होने की तिथि थी 3 जनवरी 1977 और ये संविधान संशोधन लागू हुआ। अब देखो इतने महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा जो 42वें संविधान संशोधन के जो प्रावधान जितने बदलाव किए गए, काफी महत्वपूर्ण जो बदलाव किए गए वो ध्यान से सुनना। एक एक बदलाव पर हम चर्चा करेंगे। पहला बदलाव इसमें यह किया गया कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी, प्रस्तावना में भी बदलाव किया गया। और प्रस्तावना में क्या बदलाव किया कि प्रस्तावना में उस समय संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य लिखा हुआ था, उसकी जगह क्या किया गया, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य किया गया। अर्थात 2 शब्द जुड़े, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, 2 शब्द प्रस्तावना में उस समय जुड़े। एक और बात याद रखना प्रस्तावना का ही है कि इसमें अखंडता शब्द, पहले राष्ट्र की एकता था, अब आ रहा है राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो 3 शब्द, समाजवादी, याद रखना बहुत बार सवाल आएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, 3 शब्द, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। तो पहला 42वें संविधान संशोधन में 3 प्रस्तावना में बदलाव, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द, 3 शब्द जोड़े गए। इसके बाद में आप देखोगे कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल जो कि सामान्यतः उस समय 5 साल का होता था, 42वें संविधान संशोधन में कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन में 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 6 वर्ष। जो लोकसभा का कार्यकाल अभी वापस 44वें संविधान संशोधन वापस को 5 साल किया गया, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा राज्य को देखो और क्या बदलाव किया कि राज्य कानून की संवैधानिक वैधता, आपको पता है कि आर्टिकल 32 के तहत एक प्रावधान किया गया, आर्टिकल 32 के तहत कि सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए कानूनों यदि संविधान के अनुसार नहीं है तो उसको सुनने की कोशिश कर सकता है, पुनर्विचार कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। लेकिन इसमें यह जोड़ा गया कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट है, इसकी शक्ति को कम किया गया, खत्म किया गया। यह कहा गया कि संवैधानिक वैधता पर फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट न्यूनतम 7 सदस्यों की एक बेंच ही विचार कर सकती है और उनमें से 7 में भी 2/3 जज यदि पक्ष में हो तभी किसी संसद द्वारा बने गए कानून को निरस्त किया जा सकता है, बाकी निरस्त नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो थी उसको सीमित इसमें किया गया। याद रखना आर्टिकल 32। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व जो थे, नीति निर्देशक तत्वों में कुछ अच्छी चीजें जोड़ी गई। नीति निर्देशक तत्वों में 3 चीजें जोड़ी गई। देखो ध्यान रखना, पहली चीज जोड़ी गई मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 39 में एक उपबंध जोड़ा गया, 39 के मुफ्त कानूनी सलाह प्राप्त करने का अधिकार नीति निर्देशक तत्व में 39 के में। दूसरा जोड़ा गया उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, क्योंकि समाजवादी शब्द जो था उसको लागू करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया कि उद्योगों में श्रमिकों की मजदूरी, समाजवादी वही होता है जब प्रबंधन श्रमिक संभाले, तो उन्होंने उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 43 के जोड़ा गया। बहुत मोस्ट है, याद रखना आप इसको, 43 के जोड़ा गया। और साथ ही पर्यावरण के लिए भी प्रबंध किया गया। अनुच्छेद 48 नीति निर्देशक तत्व के 48 के में पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण, 3 चीजें शामिल की गई। पहला कानूनी मुफ्त सहायता 39 के, दूसरा उद्योगों में श्रमिकों का प्रबंधन में शामिल भागीदार होना 43 के, और तीसरा था पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। काफी महत्वपूर्ण थे ये तीनों नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए। अगली बात करें तो कुछ विषय आपको पता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 होती है। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बना सकती है और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकती है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में, जहां केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते थे, उसमें डाला गया। कौन कौन विषय थे? पहला बहुत मोस्ट शिक्षा को
राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। नाप तोल 2, वन और जंगली जानवर 4 और न्यायिक प्रशासन 5। 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में वापस देखना है। इस 5 को शिक्षा पहला, दूसरा वन दूसरा, तीसरा वन्य जीव तीसरा, चौथा है न्यायिक प्रशासन और 5वां है मापतोल। वापस आपको याद रखना है शिक्षा, मापतोल, वन, वन्य जीव और न्यायिक प्रशासन। ये 5 जो समवर्ती सूची के राज्य सूची के विषय थे उनको समवर्ती सूची में इसमें शामिल किया गया। अगले बात करते हैं, इसमें अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 में भी इसमें चेंजेस किया गया 42वें संविधान संशोधन में, और ये जोड़ा गया कि भाई साहब जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, आपातकाल है वो देश के किसी एक हिस्से में भी लागू किया जा सकता है। ये पहले ये था कि पूरे देश में लागू होगा, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि देश के एक हिस्से में भी, देश के किसी एक हिस्से में भी आपातकाल लागू किया जा सकता है, पूरे देश की जरूरत नहीं है। इस प्रकार बदलाव किया गया। लास्ट में एक और देखेंगे कि अनुच्छेद संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन में एक प्रावधान किया गया कि सेना जो है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल में सेना की आवश्यकता पड़नी लाजमी थी, तो इसमें बदलाव किया गया 257A में, जिसमें कहा गया कि कानून व्यवस्था के लिए यदि आवश्यक हो तो सेना का उपयोग भी किया जा सकता है। ये भी बदलाव इसमें किया गया। और एक और देखते हैं कि इसमें मूल कर्तव्य जो अनुच्छेद 51A में जोड़े गए, 10 मूल कर्तव्य, बाद में 11वां जुड़ा, तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और इसके लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। याद रखना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों का जोड़ा गया। तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन एक मिनी संविधान के रूप में बहुत विवादित भी रहा, और उसके बाद में इसमें जो भी कमियां रही, इंदिरा गांधी की काफ़ी आलोचनाएं भी, आपातकाल के समय की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया। कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ विवादित चीज़ें भी इसमें शामिल थी, और इसको बाद में वापस 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जो कुछ कमियां रही थी उसमें सुधार किया गया, और बाद में एक 44वां संविधान संशोधन भी काफ़ी बड़ा संविधान संशोधन था। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार आराम से इसको पढ़ना, काफ़ी मेहनत के द्वारा कलेक्शन बना है, काफ़ी मेहनत से अपना एक वीडियो बनता है, तो आशा है आपके लिए उपयोगी रहेगा। बस आपका सपोर्ट हमें यूं ही मिलता रहे। एक नया शानदार दमदार वीडियो लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।